हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं वन बाय वन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में समझा दूँ दैट एवरीथिंग विच सराउंड्स अस नेचुरल और मैन मेड इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी हर उस चीज़ जिससे हम घिरे हुए हैं, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो मैन मेड हो, वो उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो आपका एनवायरनमेंट है ये आपका एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में अब हम जानते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? ये एक गिफ्ट है हमारा नेचर की तरफ से हमारे लिए। ठीक है, यानी नेचर ने हमें वो चीज़ें एक गिफ्ट के तौर पे दी हैं जिन्हें हम हर रोज़ अपनी डेली लाइफ में, जिनसे हमारा आमना सामना होता है और जो चीज़ें हमेशा हमारे आसपास होती हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे लैंड, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये सभी के सभी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली हुई हैं। सबसे पहला होता है आपका बायोटिक एनवायरनमेंट और दूसरा होता है आपका एबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट में हमारी लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो हमारे जानवर होते हैं या हमारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं किसका पार्ट होते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट का। जो भी लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में। सो एबायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे रॉक्स हो गए, ठीक है, हमारे लैंड हो गया, ये हमारे एबायोटिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे मेजर पार्ट्स हैं हमारे अर्थ के, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका लिथोस्फीयर, इसके बाद है आपका हाइड्रोस्फीयर, फिर है हमारा एटमॉस्फेयर और इसके बाद है हमारा बायोस्फीयर। इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम में जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसका रिलेशन उसके आसपास के एनवायरनमेंट से, ठीक है, उसकी सराउंडिंग से, इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है कि जैसे जो जानवर या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एटमॉस्फेयर यानी हमारे चारों तरफ जो हमारी सराउंडिंग है उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कैसी है और प्लस वो उनके हिसाब से कैसे खुद को रखता है, वो होता है इसका इकोसिस्टम, जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हम जब अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे आप लोग कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स हमारे क्या करते हैं? वो ठीक उसका उल्टा करते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। सो इस तरीके से वो चेन बनी रहती है और एक सिस्टम जो होता है वो चलता रहता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है और माउंटेन इकोसिस्टम है, जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में। सो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लेते हैं लिथोस्फीयर को। सो इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारे अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट इज़ अ सॉलिड इन द फॉर्म वेयर रॉक एंड सॉइल एग्जिस्ट, यानी ये सॉलिड फॉर्म में होता है जहाँ पे हमें रॉक और सॉइल मिलती है, जहाँ पे रॉक एंड सॉइल एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सो इट इज़ द डोमेन ऑफ वाटर एंड इंक्लूड्स ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक सीज, रिवर, लेक, ओशंस एट्सेट्रा। ठीक है, सो जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है ये इंक्लूड करता है सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज़ को। अब वाटर बॉडीज़ भी हमारी कई तरीके की होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे सीज, ठीक है, रिवर्स, लेक्स, ओशंस एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी वाटर बॉडीज़ हैं और इनका अलग अलग जगहों पे इनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। ठीक है, अब लाइक जैसे रिवर का पानी और सी के पानी में दोनों में डिफरेंस होता है। लाइक सी का पानी आप पी नहीं सकते, सभी को रीज़न पता है कि सॉर वाटर होता है इनका। ठीक है, लेकिन इन सभी की इम्पोर्टेंस इनके अलग अलग जगहों पे होने की वजह से होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। सो इट इज़ द लेयर ऑफ एयर
around the earth, which includes the gases, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये इंक्लूड करता है एयर को, ठीक है, एयर को इंक्लूड करता है जिसके अंदर हमारे गैसेस होती हैं, ठीक है। गैसेस कई तरह की होती है, जैसे आपकी नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, आपका वाटर वेपर्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर जो होता है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। सो बायोस्फीयर क्या होता है? दिस इज़ अ नैरो जोन ऑन द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट्स, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन दिस जोन, यानी जहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिलती हों, ठीक है। यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग थिंग्स के जीने के लिए जो उसके बेसिक नीड्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पूरी हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पे लैंड भी मिलता है, उसे वाटर भी मिलता है एंड एयर भी मिलता है, ठीक है। देखिए बिना पानी पिए कोई नहीं रह सकता, रहने के लिए उसे ज़मीन चाहिए, ठीक है, और बिना सांस लिए तो जीना मतलब इम्पॉसिबल ही है। सो जो हमारा एक लिविंग फैक्टर है ना वो यह पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी यहीं पे हमारे जीने लायक जो चीज़ें होती हैं वो यहीं हमें बायोस्फीयर के पास ही मिलती हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आगे आप लोगों से मिलूँगा इस चैप्टर के आगे के टॉपिक के साथ, ठीक है। और तब तक आप इसे पढ़ के एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इससे आगे रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।